Kashmir has never been an integral part of India, and this is a historical fact. हरी मस्जिद से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजाद। लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। Protesters, most of these beat a hasty retreat. Was abrogating Article 370 constitutional or not? हेलो एवरीबॉडी, 11 दिसंबर 2023 टोटल 23 पिटीशन की हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के डिसीजन को सपोर्ट करते हुए फैसला सुनाती है कि ये रेवोकेशन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था और ये भी कहती है कि सेंटर के हर डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। आखिर ऐसा क्या है आर्टिकल 370, क्यों इसे लाया गया था जिसे कश्मीर एक तरीके से सेपरेट हो रखा था भारत से, और 2023 में इसके एब्रोगेशन के 4 साल बाद आखिर कितना कश्मीर बदला है। आज इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। हम इस वीडियो में कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे। साल 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत इंडिया के पार्टीशन की बात शुरू हो चुकी थी। इंडिया, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में इंडिया के सारे प्रिंसली स्टेट्स को ये कहा गया था कि या तो वो इंडिया का पार्ट बन सकते हैं या तो पाकिस्तान का, और उन्हें एक और ऑप्शन दिया गया था इंडिपेंडेंट रहने का। जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट के प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह को भारत से अलग होने की सलाह दी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का स्टेट रिलीजन हिंदुइज्म था, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे और उन्हें ये डर था कि भारत के साथ जुड़ने पर स्टेट में रहने वाले मुस्लिम्स नाराज हो जाएंगे और अगर पाकिस्तान के साथ जुड़े तो जो हिंदूज और सिख्स रह रहे थे उन पे खतरा आ जाएगा। इसके बाद पूंछ में जब कश्मीरी रिबल्स ने हमला किया था तभी महाराजा हरी सिंह दिल्ली आए और उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट की कि वो उनकी हेल्प करे। ये हेल्प करने के लिए कश्मीर को भारत का पार्ट होना बहुत जरूरी था, इसलिए उन्होंने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया, जिसके तहत कश्मीर भारत का हिस्सा बना। जम्मू एंड कश्मीर की जैसी सिचुएशन थी वैसी ही सेम जूनागढ़ और हैदराबाद प्रिंसली स्टेट्स की भी थी, लेकिन उस मैटर को हमारे उस टाइम के होम मिनिस्टर श्री वल्लभ भाई पटेल ने सॉल्व कर दिया था। कश्मीर के इशू के दौरान जब इंडियन फोर्सेस मार्च कर रही थी तो जवाहरलाल नेहरू ने आर्मी को आगे बढ़ने से रोक दिया और इस मामले को यूएन ले गए, क्योंकि उन्हें ये मैटर पीसफुली सॉल्व करना था। लेकिन यहाँ पे भी आर्टिकल 370 लगाया नहीं गया था, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट महाराजा हरी सिंह ने साइन किया था उसमें आर्टिकल 370 का नाम भी मेंशन नहीं था। ये आर्टिकल साल 1949 में इफेक्ट में आए, ठीक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साइन होने के 2 साल बाद, एज ए टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन। और साल 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने आर्टिकल 35A को भी इंप्लीमेंट किया, जिससे जम्मू कश्मीर को अपना स्पेशल स्टेटस मिला। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पिछले 70 साल से कश्मीर में इंडिया से अलग एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, जिससे वो अपने खुद के डिसीजंस ले सकते थे कई मामलों में, जैसे प्रॉपर्टी ओनरशिप, फंडामेंटल राइट्स और परमानेंट रेजिडेंसी। आर्टिकल 35A कश्मीर में रहने वाली वुमेन्स की भी राइट्स को काफी वायलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कश्मीरी महिला नॉन कश्मीरी लड़के से शादी नहीं कर सकती, और अगर उसने शादी की तो जो रेजिडेंट राइट उन्हें मिलने चाहिए थे वो उन्हें नहीं मिलते। साथ ही साथ उसके हस्बैंड्स और बच्चों को भी ये राइट्स नहीं दिए जाए। एक और एग्जाम्पल है कि जो ट्रिपल तलाक का लॉ पास हुआ था वो भी कश्मीर में अप्लाई नहीं होता। स्टेट में करप्शन और टेररिज्म अपनी पीक पे थे। जो डिस्क्रिमिनेशन होता था SC, ST और दलित्स के साथ, उसे कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता था। ये सारी तो बात हो गई इस आर्टिकल के बारे में। अब क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट ने आखिरकार इसे हटाया कैसे। तो देखिए, आर्टिकल 370 में एक अमेंडमेंट लाया गया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, और इसने कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 को खत्म कर दिया था। इसी आर्टिकल का क्लॉज 1 कहता है इस आर्टिकल को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत टाइम टू टाइम चेंज किया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने क्लॉज 1 का यूज करके जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की सहमति से 2019 ऑर्डर को पास किया, जिससे ये हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जितने भी प्रोविजंस है वो अब कश्मीर में लागू हो सकते हैं। After the removal of 370, Article 370, 890 central laws have now become applicable to J&K. अगर एक सिंपल लाइन में बताऊं तो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस गया। अब काफी लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इस पे अग्री कैसे हुई। देखिए, 2019 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने आर्टिकल 370 के क्लॉज 3 को चेंज करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली में चेंज कर दिया। 2018 में जब भी बीजेपी और पीडीपी की अलायंस टूटी तभी से जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ था। फरवरी 2019 में बीजेपी ने जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल को प्रपोज किया था पार्लियामेंट में, जो कि SC, ST और दलित्स को 10% रिजर्वेशन गारंटी करेगा। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल भी पास किया गया, जिससे स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक होगा जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा होगा लद्दाख। लेकिन इस बिल का छोटा सा सेक्शन ये कहता था कि प्रेसिडेंट्स रूल के दौरान जब भी स्टेट में कोई फंक्शनिंग गवर्नमेंट नहीं है तभी लेफ्टिनेंट गवर्नर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट कर सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं। और क्योंकि तभी प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ था
तभी गवर्नर ने इस ऑर्डर को साइन किया और ये ऑर्डर स्टेट और सेंट्रल दोनों में पास हुआ। अब इस बिल को निकले हुए 4 साल हो गए। लोगों को ये उम्मीद थी कि अब टेररिज्म कम होगा स्टेट में और डेवलपमेंट बढ़ेगी। सबसे पहले टेररिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ा है वो जान लेते। तो साल 2019 से पहले टेररिस्ट को लोकल से ओपन सपोर्ट मिला करता था, वो बंद हो चुका है। सारे इंस्टीट्यूशन अभी ऑलमोस्ट बिना रुकावट के चल रहे हैं, जो किसी ना किसी रीजन की वजह से पहले बंद हो जाया करते थे। स्टोन पेल्टिंग्स और स्ट्राइक्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। स्टेट में साल 2018 में करीब 770 स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट देखे गए थे, वहीं ये घटकर साल 2023 में 0 हो चुके। जो टेररिस्ट इंसिडेंट है उसमें भी काफी गिरावट हुई है। बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन में 90% की गिरावट देखी है, वहीं लॉ एंड ऑर्डर इवेंट्स में 97% की गिरावट हुई है। और इन सबके साथ साथ पॉलिटिकली भी चीजें काफी सुधरी है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जितने भी सेंट्रल लॉज हैं वो भी स्टेट में लागू होंगे। साथ ही साथ जितने भी वेलफेयर स्कीम्स है, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल, वो भी यहाँ पे लागू होंगी, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी फायदा होगा। वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, मेनली गुज्जर, भकरवाल्स और गद्दीस, उन्हें 1989 के SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट और 2006 के ST एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट्स के तहत मिलने वाली प्रोटेक्शन नहीं मिल रही थी, लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद उन्हें ये सब मिल पा रही है। दूसरे स्टेट से कश्मीर में मैनुअल लेबर करने गए मजदूरों को कई सालों तक वहां रहने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब करना अलाउड नहीं था, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी खरीदना भी अलाउड नहीं था। अभी आर्टिकल 370 के हटने के बाद एक नया डोमिसाइल लॉ पास हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान जम्मू कश्मीर में 15 साल से ज्यादा रह ले तो उसे उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होता है किसी भी स्टेट का, जिसकी मदद से वो लोग अब उस स्टेट में प्रॉपर्टी भी खरीद पाएंगे और जॉब्स भी कर पाएंगे। अभी तक गवर्नमेंट ने 61 लाख से भी ज्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर चुके हैं। इसी के साथ एक नया बिल भी पास करवाया जा रहा है, जिसके तहत कश्मीरी इमिग्रेंट्स और POK रेफ्यूजीज के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स भी रिजर्व की जाएंगी। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के तहत कश्मीर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी, जिससे यहाँ पे प्रॉपर्टी ओन करना और बिजनेस चलाना काफी मुश्किल, जिसकी वजह से कश्मीर में लैक ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट देखने को मिली और यहाँ के बिजनेसेस ग्रो नहीं कर पाए। लेकिन इसके हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने 28,400 करोड़ की न्यू डेवलपमेंटल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने 80,000 करोड़ का डेवलपमेंटल पैकेज भी अनाउंस किया था। साल 2021 में 39 MOU साइन हुए थे, जिसमें ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हुई है जम्मू एंड कश्मीर। इसी के साथ इन सारी इन्वेस्टमेंट से ये फायदा हुआ है कि ऑलमोस्ट 10,000 जॉब्स क्रिएट हुई है कश्मीर में। टूरिज्म कश्मीर का एक मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। कश्मीर की स्टेट GDP का 7% टूरिज्म ही कॉन्ट्रीब्यूट करता। अगर एब्रोगेशन की बात करें तो साल 2022 में कश्मीर में 1.6 करोड़ लोग आए थे, विच इज हाईएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस। जम्मू कश्मीर को भारत से अच्छे से कनेक्ट करने के लिए काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। नेशनल हाईवेज, जिनकी संख्या पहले 7 थी, वो भी बढ़कर 11 हो चुके हैं। साथ ही साथ 32 ग्रीन एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है अराउंड 37,000 करोड़। इसी के साथ कंट्री के प्रीमियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी ओपन किया जा रहा है, जैसे कि IIT, एम्स और IIM। ये तो सारी बात हो गई जम्मू कश्मीर की। अब थोड़ी सी नजर डालते हैं लद्दाख पे। देखिए, इंडिपेंडेंस के टाइम से ही लद्दाख एक सेपरेट स्टेट बनना चाहता था, क्योंकि उनके जितने भी रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास चले जाते थे और डेवलपमेंट सिर्फ उसी एरियाज में होते थे। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद लद्दाख में काफी तेजी से डेवलपमेंट हो रही। साल 2022 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए थे, जिसमें से 18 लद्दाख के लिए ही थे। टूरिज्म भी बहुत बड़ा बूस्ट देखने मिला है। साल 2022 में 5.31 लाख टूरिस्ट गए थे लद्दाख में, विच इज 54% हायर देन 2019। अब बात करते हैं हाल ही में आई सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट पे। तो साल 2023 तक 23 पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के अगेंस्ट। उनका ये कहना था कि 1950s की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे टेम्परेरी बनाया था, लेकिन 1957 में जब ये असेंबली खत्म हुई तो आर्टिकल 370 परमानेंट बन गया और कोई लीगल प्रोसेस नहीं है इसे चेंज करने का। कपिल सिब्बल जो पिटिशनर्स के लिए केस लड़ रहे थे, वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 के क्लॉज के अनुसार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बिना आर्टिकल 370 को हटाया जा ही सकता नहीं। उन्होंने कहा कि इंडियन पार्लियामेंट के पास कोई राइट नहीं है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की तरह एक्ट करने का, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था और ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था और प्रेसिडेंट के पास उसे रिवोक करने की पावर है। We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed
and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. C. We have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. For this purpose, we have referred to the placement of the provision in Part 21 of the साथ ही साथ 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाने की भी आदेश दिए गए हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्शन कश्मीर में 2014 में हुए थे और 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन बिल के बाद स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा. एंड इफ यू डिड, मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम. एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद. वंदे मातरम.